हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक का 5th चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो इस चैप्टर में जो है कि मतलब कांग्रेस प्रणाली के सामने जो है क्या चुनौतियां आई 1960 के बाद या 1960 के दशक में, और इन्होंने जो है अपने आप को पुनर्स्थापन किस प्रकार किया। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब कांग्रेस जो है, एक कांग्रेस पार्टी जो है कमज़ोर हो जाती है और कांग्रेस पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ता है। तो इसने जो है हार से किस प्रकार निपटते हैं, हार के बाद किस प्रकार दोबारा मतलब जीतते हैं और किस प्रकार अपने आप को पुनर्स्थापित करते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और मेन रूप से हम इस चैप्टर में जो है 1960 से लेकर 1971 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 1960 से लेकर 1971 तक के कुछ समय को पढ़ेंगे। ठीक है, चौथे आम चुनाव के बारे में ज़्यादातर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि 1960 के दशक में क्या हुआ और चौथे आम चुनाव किस प्रकार किया गया, नेहरू की मृत्यु के बाद, नेहरू का देहांत के बाद, शास्त्री जी के देहांत के बाद। ठीक है दोस्तों, और इंदिरा गांधी जो है किस प्रकार एक मतलब राजनीतिक नेता के रूप में उभरी, प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में उभरी, एक महिला होते हुए भी। तो इन सब के बारे में जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक का जो सेकंड चैप्टर है, वन पार्टी डोमिनेंस, उस चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी चैप्टर से जो है ये चैप्टर रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, प्रथम आम चुनाव और फिर सेकेंड और फिर थर्ड जो आम चुनाव होते हैं, इसके बाद जो है चौथा आम चुनाव आता है, और ये इसी चैप्टर में जो है चौथे आम चुनाव के बारे में है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है 3 आम चुनाव किस प्रकार कराए जाते हैं और उसमें जो है किस प्रकार कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है। सेकंड चैप्टर जो है सेकंड बुक का, उसमें ये सब बताया गया है। नेहरू जी जो है 15 साल तक किस प्रकार जीतते रहे, ये सब बताया गया है। फिर नेहरू जी के बाद नेहरू जी का जो है 1964 में देहांत हो जाता है, तो फिर मतलब एक समस्या आ जाती है, एक प्रश्न उठता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन वाले प्रश्न आ जाता है। ठीक है, कि अगला एक प्रमुख राजनीतिक नेता कौन बनेगा, जो जनता के प्रति जवाबदेही रहेगा, जो राजनीतिक रूप से देश को संभालेगा। तो ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो वो चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा और फिर उसके बाद ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो 1950 से लेकर 1962 तक तीसरे आम चुनाव तक उस चैप्टर में दिया हुआ है, और चौथा आम चुनाव जो है इस चैप्टर में स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर नेम आप देख लीजिए क्या है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। तो इसमें देख लीजिए, हम धीरे धीरे मतलब इसको जो है डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां आई जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पहला प्रश्न उठ जाता है कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां आई जो निम्नलिखित है। पहला जो समस्या था वो थी क्या थी, राजनीतिक चुनौती थी, कि मतलब अगला कौन प्रधानमंत्री बनेगा, देश की अगवा अगला कौन करेगा। ठीक, 1964 के मई में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। ताशकंद जो मतलब उज्बेकिस्तान का राजधानी है अभी ताशकंद, तो यहाँ पर जो है ताशकंद समझौते के समय जो है इनका देहांत हो जाता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है 1965 के युद्ध के बाद, तो उसी टाइम जो है इनका देहांत हो जाता है ताशकंद में। ठीक, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ व इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो जाता है तो प्रश्न उठ जाता है। ठीक है, प्रश्न उठ जाता है कि मतलब अगला राजनीतिक नेता जो है कौन बनेंगे। ठीक, अगला प्रधानमंत्री कौन वाले प्रश्न उठ जाता है। ठीक, तो इन दोनों के देहांत के बाद जो है मोरारजी देसाई, याद रखना है आपको, इन दोनों के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में क्या होता है, टकराव होता है, राजनीतिक रूप से टकराव होता है, राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक, और इन दोनों के बीच में जब टकराव होता है तो इंदिरा गांधी जो है जीत जाती हैं, और शास्त्री जी के बाद जो है क्या होता है, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है।
और इनको प्रधानमंत्री बनाने के पीछे भी एक कारण था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन दिया, यह मानकर कि वे दिशा निर्देश के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगी। सिंडिकेट, देखिए सिंडिकेट सबसे पहली बात तो वे नेता थे जो कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता थे, जैसे के कामराज हो गए, एस के पाटिल हो गया, संजीव रेड्डी और एस निजलिंगप्पा, ये सब जो थे काफ़ी प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता थे कांग्रेस के भीतर। तो इनको क्या कहा गया? सिंडिकेट कहा गया। तो ये सभी जो बड़े बड़े नेता थे सिंडिकेट के, इन्होंने जो है इंदिरा गांधी को समर्थन दिया। जब ये दोनों मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए, राजनीतिक रूप से खड़े हुए, तो इनको क्या हुआ? सिंडिकेट के द्वारा जो है इंदिरा गांधी को समर्थन दिया गया। इंदिरा गांधी को समर्थन देने के पीछे सिंडिकेट का यह कारण था कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है, इनको जो है देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है, राजनीति का जो है कोई अनुभव नहीं है, तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे? इंदिरा गांधी को समर्थन करेंगे। सिंडिकेट का ये मानना था। और जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इनको तो अनुभव है नहीं, तो ये जो है कुछ भी करने के लिए हम पर निर्भर रहेंगे, सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगी। ठीक है, जो प्रभावशाली नेता थे, शक्तिशाली नेता थे कांग्रेस के, उनको सिंडिकेट कहा गया। और इन्होंने जो है इंदिरा गांधी का समर्थन किया ताकि जो है इंदिरा गांधी कुछ भी करने के लिए हमसे परमिशन लेंगी, क्योंकि इनको तो है अनुभव नहीं है, तो दिशा निर्देश के लिए जो है हम पर निर्भर रहेंगे। इस सोच के साथ जो है इन्होंने इंदिरा गांधी को क्या किया? प्रधानमंत्री के लिए समर्थन दिया और इंदिरा गांधी क्या हो गई? प्रधानमंत्री बन गई। ठीक, शास्त्री जी के बाद। इसके बाद देखिए जो दूसरा समस्या आया, चौथा आम चुनाव। चौथा आम चुनाव जो है एक मतलब भारतीय राजनीति में एक भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि चौथे आम चुनाव में 1967 में जो है क्या होता है? कांग्रेस की हार हो जाती है। पहली बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस की हार हो जाती है। ठीक, तो एक बात तो आपको ये याद रखना है कि पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में हुआ था आम चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव। ठीक है, दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 में। 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ और तीसरा आम चुनाव हुआ 1962 में। ठीक है, तो ये 3 आम चुनाव हुए और तीनों आम चुनाव में जो है कांग्रेस का क्या रहा? दबदबा रहा, प्रधानमंत्री बनते रहे कांग्रेस के नेता, यानी जवाहरलाल नेहरू जो है 15 साल तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेता थे, काफ़ी शक्तिशाली दल था ये। और उस टाइम जो है इससे बड़ा कोई दल भी नहीं था, तो इसीलिए जो है हमेशा यही पार्टी जो है जीतती रही स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, 1951-52 में भी जीती। ठीक है, पहले आम चुनाव में, और 1957 में भी, और 1962 में भी। लेकिन 1964 में कांग्रेस के नेता, जो प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उनका देहांत हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी, शास्त्री जी बनते हैं, फिर इंदिरा गांधी बनती है, और उसके बाद जो है 67 में चौथा आम चुनाव, 3 आम चुनाव के बाद जो है 67 में चौथा आम चुनाव स्टार्ट होता है। तो चौथे आम चुनाव में जो है कांग्रेस की हार हो जाती है, और इसलिए जो है इस काल को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है चौथे आम चुनाव को। तो ये भी जो है नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो है एक बड़ी समस्या आई, चौथा आम चुनाव। ठीक, मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ये सब जो है समस्याएं 1960 के दशक में। हरित क्रांति जो है इन्हीं कारणों से लाया गया था। निर्यात में गिरावट, सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई। ठीक, तो चौथे आम चुनाव के समय क्या हुआ? मानसून असफल हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? फसल खराब हो गया, व्यापक सूखा पड़ गया, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई, क्योंकि बहुत सारे सामान जो है निर्यात बंद हो गया, यानी दूसरे देशों में हमारे देश के सामान जाना बंद हो गया, और हमने जो है बहुत ज़्यादा सामान आयात करने लगे, निर्यात के बजाय आयात करने लगे, जिसके कारण हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का क्या हो गया? कमी हो गया। सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी, और सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि 1965 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, और 1962 में भी जो है हम चाइना से हार चुके थे, तो सैन्य रूप से भी जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और सैन्य खर्चे में भी क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ? पैसा लगा, खर्चा बढ़ा सैनिकों का भी। ठीक है, सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी हुई। आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी इस समय। ठीक,
विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनाव का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। तो अनुभवहीन प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी थी। तो ऐसी स्थिति में मतलब उनका एक मतलब प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव में खड़ा होना भी क्या था? एक बड़ी चुनौती थी। 1967 के आम चुनाव में खड़ा होना एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था एक मतलब राजनीतिक क्या था? चुनाव राजनीतिक चैलेंज था। चुनाव के नतीजों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ? सूखा पड़ गया, मतलब काफ़ी अशांति का माहौल बन गया। कई जगह पर जो है राजनीतिक दंगे भी हुए, धार्मिक दंगे भी हुए। ठीक, और इस कारण जो है क्या हुआ? लोग जो है सरकार के खिलाफ हो गए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गए, और एक मतलब अनुभवहीन जो थे प्रधानमंत्री खड़ी हुई थी इंदिरा गांधी, जिसके कारण क्या हुआ? विपक्षी पार्टियां एकजुट होने लग गई कांग्रेस को हराने के लिए, और कांग्रेस की जो है इसमें हार हुई। तो मतलब मिलीजुली सरकार बनता है इस टाइम। गैर कांग्रेसवाद का नारा लगाते हैं मोरारजी देसाई, और एक मतलब अलग पार्टी बनता है, और उनका जो है इसमें क्या होता है? जीत होती है गठबंधन सरकार की। तो इस टाइम जो है हार होती है कई जगहों पर कांग्रेस की, कई जगह पर जो है कांग्रेस की हार होती है भारत में, और इसी को जो है क्या नाम दिया जाता है? राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि प्रथम 3 आम चुनाव के बाद जो है पहली बार कांग्रेस पार्टी हारती है, और कांग्रेस पार्टी जो है उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसीलिए राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। कांग्रेस 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल में सरकार नहीं बना सकी। ये राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। कांग्रेस का विभाजन का समस्या, ठीक है, ये भी इस समस्या का भी सामना करना पड़ा। सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद व राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी की जीत व कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस को 1969 में कांग्रेस की विभाजन की चुनौती का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस का जो है क्या हुआ? एक टाइम विभाजन भी हो गया। ठीक है, विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि सिंडिकेट के जो बड़े प्रभावशाली नेता थे कांग्रेस के, उनके बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में जो है क्या हुआ? मतभेद उत्पन्न होने लग गए, मतभेद पैदा होने लग गए। और दूसरा कारण जो था ये भी था कि राष्ट्रपति चुनाव 1969 में किया गया था, 1969 में, जिसमें इंदिरा गांधी ने जो है क्या किया था? वीवी गिरी का समर्थन किया था, जिसमें वीवी गिरी की जीत हुई, और जो कांग्रेस के जो या सिंडिकेट के जो समर्थन वाले थे उनकी हार हुई, जिसके कारण और भी दोनों के बीच में जो है क्या हुआ? मतभेद उत्पन्न हो गया। तो इस चुनाव मतलब राष्ट्रपति चुनाव के बारे में आगे मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन टाइप में दे रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर भी जो है इन सभी पॉइंट्स को जो है आप याद करते रहना, आगे और मैं अच्छे से एक एक पॉइंट्स को डिटेल में बताऊंगा। तो राष्ट्रपति चुनाव हुआ 1969 में, जिसमें क्या हुआ? इंदिरा गांधी समर्थित वीवी गिरी की जीत हुई, जिसके कारण और भी जो है कांग्रेस में जो है मतभेद उत्पन्न होने लग गया इंदिरा गांधी को लेकर। ठीक है, इंदिरा गांधी का विरोध भी करने लग गए थे, जिसके कारण क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, 2 भागों में बट गई। कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस ओ और कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट में विभाजित हो गई। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, रिक्विजिनिस्ट यानी आर, ठीक है, आर, और ये हो गया ओ, ऑर्गेनाइजेशन। तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है सिंडिकेट के जो बड़े नेता थे, प्रभावशाली नेता थे, वो इसमें शामिल हुए ओ में, और आर में जो थे, आर में इंदिरा गांधी। ठीक है, कांग्रेस आर के नाम से इंदिरा गांधी का पार्टी बना, और कांग्रेस ओ के नाम से सिंडिकेट का पार्टी बना। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस का 2 भाग में विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के बाद जो है आगे देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी तो जो है इंट्रोडक्शन बताया मैंने, लेकिन इनमें भी जो है कई सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में देश ने 2 चुनौतियों का सामना किया। तो पहला चुनौती क्या था? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और इस टाइम जो है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री रहे थे उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये 1-2 नंबर में।
तो इन्होंने जो है पहले समस्या कौन सा सामना किया, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इस समस्या का सामना किया। और दूसरा खाद्यान्न का संकट, मानसून की असफलता से खाद्यान्न संकट का, और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध की समस्या जो इनके सामने आई। ठीक है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किनके द्वारा दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चौथे आम चुनाव के दौरान देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी, महंगाई बढ़ गई थी, बढ़ती बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी के चलते जन विरोध धीरे धीरे उग्र रूप धारण करने लगा। और इसके बाद क्या हुआ, चौथे आम चुनाव के दौरान, चौथे आम चुनाव के समय जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आर्थिक संकट आ गया था। ठीक है, आर्थिक संकट, खाद्यान्न संकट, महंगाई बढ़ने लग गई और फिर सैन्य खर्चे ये सब बढ़ने लग गए, जिसके कारण लोग जो है पार्टी के खिलाफ होने लग गए थे। ठीक है दोस्तों, और इसी कारण जो है देखिए 1960 के दशक में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है, 1960 का दशक खतरनाक दशक। क्वेश्चन बन जाता है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर 4 नंबर या 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो है 4 नंबर और 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है अच्छे से याद रखें आप। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इसके पॉइंट्स को, इसके हेडिंग को आप जो है अच्छे से समझे। काफ़ी आसान शब्दों में है, वैसे भी आसान शब्दों में ही लाता हूँ मैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 1962 में चीन का आक्रमण। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इसका पहला पॉइंट देखिए। 1962 में चीन का आक्रमण, भारत पर आक्रमण होता है तिब्बत के कारण। तिब्बत पर जो है चीन क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो इसी के कारण जो है चीन और भारत में संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। उसके पश्चात चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों, अक्साई चीन और अरुणाचल के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। तो अरुणाचल के भी जो है कुछ क्षेत्रों पर भाग कर लेता है और पूरे तिब्बत पर भी कब्जा कर लेता है चाइना, जिसके कारण दोनों में जो है, भारत और चाइना में जो है संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और दोनों में युद्ध हो जाता है। चीन ने अक्टूबर 1962 में, ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो है युद्ध कब हुआ था, अक्टूबर 1962 में। ये याद रखना है, तारीख डेट याद रखना है। 1962 में दोनों विवादित क्षेत्रों पर आक्रमण किया और बाद में एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। इसमें भारत की हार हुई, जिससे भारत की छवि को देश और विदेश में धक्का लगा। ठीक है, देश और विदेश में जो है भारत की छवि खराब हो गई। ठीक, और सैनिक रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान भी उठाना पड़ा भारत को, जिसके कारण जो है 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है भारत के लिए। इसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो है 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध का सामना करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, जिसके कारण जो है भारत के लिए ये खतरनाक दशक रहता है 1960 का दशक। 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रण क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र जो है एक दलदल क्षेत्र है जो गुजरात में है। ठीक है, दलदल क्षेत्र है, गुजरात में है। कच्छ के रण क्षेत्र में सैनिक हमला किया पाकिस्तान ने। तत्पश्चात भारत द्वारा पंजाब की सीमा पर जवाबी हमला किया गया। ठीक है, कच्छ के रण क्षेत्र पर पाकिस्तान हमला करता है पहले, उसके बाद भारत जो है पंजाब की सीमा पर जवाबी हमला करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप पर, संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूएनओ है, इसके हस्तक्षेप करने पर जो है युद्ध समाप्त होता है। दोनों के बीच में युद्ध को रोका जाता है। दोनों देशों के बीच जो है ताशकंद में समझौता होता है। 1965 में युद्ध के बाद जो है 1966 में दोनों के बीच में क्या होता है, ताशकंद समझौता होता है युद्ध से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए। परंतु प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मृत्यु होने से भारत में शोक छा जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है क्या मतलब 1960 के दशक को जो है खतरनाक दशक कहा जाता है। पहले तो 2 युद्धों का भी सामना करना पड़ता है और फिर लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता जो देहांत हो जाते हैं। ठीक है, ये भी जो है एक मतलब शोक का कारण बनता है भारत में। इसके अलावा जो है 1960 में ही 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेता का भी देहांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए गंभीर आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है 1960 में। इसीलिए जो है 1960 के दशक जो है भारत के लिए खतरनाक दशक माना जाता है। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन व निर्यात में गिरावट के कारण
सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी से आर्थिक स्थिति विकट हो जाती है, जिसके कारण भारत में आर्थिक संकट आ जाता है और इसीलिए जो है 1960 के दशक को भारत के लिए खतरनाक दशक कहा जाता है। काफ़ी आसान आसान शब्दों में इनको हेडिंग को याद करो और आगे क्या लिखा हुआ है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या समझा रहा हूँ मैं, उसके समझो। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार समझ गए ना तो भूलोगे नहीं फिर। ठीक है, और हेडिंग जरूर याद होना चाहिए, हेडिंग याद होना चाहिए और लाइन समझ गए 3-4 लाइन जो भी है तो आप जो है कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर रट लगाओगे तो भूल जाओगे फिर। तो चौथा जो है वो देखिए अशांति का माहौल भी 1960 के दशक में भारत में देखने को मिलता है। महंगाई, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी को लेकर जन विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया। ठीक है, महंगाई और खाद्यान्न की कमी को लेकर बेरोजगारी के कारण जो है लोगों ने क्या कर लिया, एक मतलब उग्र रूप धारण कर लिया। कई जगहों पर सशस्त्र कृषक विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र कृषक विद्रोह और गंभीर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। ठीक है, गंभीर जो है सांप्रदायिक दंगे भी हुए और इन्हीं कारण जो है क्या हुआ, भारत को जो है एक मतलब भारत में जो है काफ़ी अशांति फैली और इसी कारण जो है 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है 1960 के दशक में भारत को, इसीलिए जो है इस काल को जो है खतरनाक दशक कहा जाता है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ठीक, इसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, 5वां हेडिंग देखिए, देश की एकता को खतरा। इस दशक में जो है देश की एकता को भी खतरा रहता है। देश में गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन की समस्याएं भी विद्यमान थी। इन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक था, अन्यथा देश की एकता को खतरा हो सकता था। ठीक है, तो ये जो मतलब गैर बराबरी, सांप्रदायिक, जो मतलब कई धर्म के आधार पर जो है किसी को विशेष अधिकार दिया गया, किसी को काफ़ी नीचा रखा गया और फिर क्षेत्रीय लोग जो है विभाजन की भी मांग कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों की मांग कर रहे थे। गरीबी भी बढ़ रही थी, आर्थिक संकट भी देखने को मिल रहा था, जिसके कारण जो है देश की एकता को खतरा भी बना हुआ था, देश की अखंडता को भी खतरा था। ठीक, तो इस काल को इसी कारण जो है क्या कहा जाता है, मतलब खतरनाक दशक माना जाता है भारत के लिए। और छठा पॉइंट, आप छठा हेडिंग ये भी डाल सकते हो कि मतलब प्रमुख नेता का देहांत, जैसे जवाहरलाल नेहरू और फिर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रमुख नेता का देहांत हो जाता है, राजनीतिक नेता का। ठीक है, जो जनता के लिए काफ़ी क्या थे, मतलब जवाबदेही थे, जनता के प्रति उत्तरदायी रहते थे। ठीक है, तो ये जो थे प्रमुख नेता थे, इनका देहांत होता है, जिसके कारण देश में शोक मातम सा छा जाता है। तो ये वाला जो है हेडिंग 5वां बना सकते हैं, छठा बना सकते हैं, छठा हेडिंग है ना, छठा हेडिंग बना सकते हैं कि मतलब प्रमुख नेताओं का देहांत, प्रमुख राजनीतिक नेता का देहांत, उनमें जो है इन दोनों को हाईलाइट कर सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था 1960 के दशक में जो मतलब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण भारत के लिए जो है ये दशक काफ़ी खतरनाक साबित होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है और इस चैप्टर में ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है इस चैप्टर से संबंधित। तब तक आप जो है इतना पढ़ें, अगले वीडियो में जो है इससे आगे का टॉपिक लेकर आऊँगा मैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक जो है आप इसको समझें, पढ़ें और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या कोई सी लाइन अगर समझ में नहीं आई हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दें। काफ़ी आसान शब्दों में आपके लिए लेकर आता हूं, इसको जो है आप आसानी से समझें, आसानी से पढ़ें। ओके फ्रेंड्स।